नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लेकर के एनसीईआरटी एससीईआरटी कॉम्बिनेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 7th 8th का। ये आपका 6 से 8 के पेपर के लिए भी है और पीआरटी पेपर के लिए है। दोनों यहाँ से जो है वो कवर होंगे। अगर आप 9 से 10 11 से 12 मैथ देखेंगे तो आपको थोड़ा और हायर ये तो आना ही चाहिए। यहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे तो बेसिक आपको हर हाल में आना चाहिए, परंतु और कठिन कठिन भी आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस 9 से 12 के लिए करना पड़ेगा। बाकी ये चैप्टर हमारा जो पहला है मैथ का, जो कि है परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं, रैशनल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका जितना भी थ्योरी बेस्ड चीजें हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम इसमें प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा अध्याय खत्म होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें आपका वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। इसमें भी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल और इर्रेशनल। उसके बाद भी जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसमें भी टाइप होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर और पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर। वास्तविक संख्याएं अब होती क्या हैं? वास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश किसी रेखा को प्रस्तुत करने वाला मान है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जैसे 2/3 हो गया, -13/5, √5, ये सभी वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब P और Q में एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में फिर वो P अपॉन Q नहीं रह जाएगा ना। नीचे जब जीरो हो जाता है फिर तो इनफाइनाइट आ जाता है अगर जीरो से डिवाइड करेंगे। तो इस ये कंडीशन रहती है कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। बस परिमेय में इतना है कि P अपॉन Q के रूप में जिन्हें लिख सकें उन्हें रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माइनस वाली संख्याएं भी इसमें आती हैं। -9/4, 8/-5, ये सब क्या है? ये सब आपकी परिमेय संख्या है। अब सवाल ये उठता है, क्या जीरो परिमेय संख्या है? बिल्कुल, क्योंकि 0/0 भी तो लिख सकते हैं ना, इसलिए ये भी आपकी परिमेय संख्या है। अब आप 0/0 लिखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना नीचे वाली वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकती। मतलब 0/1 लिख सकते हैं, 0/0 नहीं। 3 है, 3/5 है, इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा परिमेय संख्याएं। तो ध्यान रखिएगा, जीरो भी आपकी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। और इसमें क्या, जैसे रूट वाली संख्याएं आती हैं। √5 आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब कई लोग पाई में कंफ्यूज होते हैं। पाई जो आपकी संख्या है, जबकि इसी क्रम में 4 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या इस तरीके से लिखा है। मेन आप समझिए कि जो पाई है वो आपकी अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है। बाकी रूट वाली जो वैल्यू है ये सब आपकी अपरिमेय संख्या में आती है। परंतु अगर रूट वाली संख्या का मान आपका रूट से निकल कर बाहर आ जा रहा है तो फिर वो परिमेय में आ जाएगी। कैसे? जैसे √4 का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे √2 होता है। √2 नहीं, केवल 2 होता है। तो 2 आपका फिर क्या है? 2/1 लिख सकते हैं, यानी वो फिर परिमेय हो जाएगा। इसलिए √4 और √9 ये सब आपकी अपरिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर रूट से वो निकलने के बाद उनसे रूट हट जा रहा है तो ऐसे में फिर वो आपकी परिमेय में आ जाएंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इसको ध्यान रखिएगा। मोस्टली लोग यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पाई जो है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है, यही बताया मैंने आपको। परंतु अगर 22/7 की बात करें तो वो आपकी एक परिमेय संख्या है। दोनों में डिफरेंस, पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो संख्याएं 1 2 3 4 5 जितनी गिनती वाली संख्या होती है ना, ये सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं से गिनने की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। इसमें केवल धनात्मक संख्याएं ही आती हैं। बस ये मान मेन पॉइंट इसमें है जिसको आपको ध्यान देना है। माइनस की संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर में नहीं आती हैं। तो नेचुरल नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऐसे करके आपका ये हो जाएगा। अब प्राकृतिक संख्याओं के गुण क्या होते हैं? सबसे पहला गुण होता है संवरक गुण। मतलब अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या है तो उसी के बराबर आएगा। मतलब एक संख्या आप कोई ले लीजिए, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 ले लीजिए प्राकृतिक संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या भी आपकी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। ये कहलाता है क्लोजर लॉ यानी कि संवरक नियम। सहचर नियम क्या कहलाता है? सहचर नियम कहता है कि अगर एबीसी करके कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं
कोई 3 ले ली। तो जोड़ के सहचर नियम के अनुसार क्या करेंगे, पहली वाली जो संख्या है और बाद वाली जो 2 संख्याएँ हैं, इनको पहले जोड़ लें और बाद वाली को बाद में जोड़ें, तो वैल्यू जो होगी दोनों कंडीशन में आप देखेंगे तो बराबर ही आएगी। तो इसी प्रकार गुणा में आप देखेंगे तो यहाँ पर a इंटू बी प्लस ए इंटू उसके बाद बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि अगर आप यहाँ a की जगह 2 ले लें, b की जगह 3 ले लें, c की जगह 4 ले लें, तो 3 4 को पहले गुणा करें और फिर इससे गुणा करें तब भी वैल्यू वही आएगी। पहले की 2 संख्याओं को गुणा कर लें और बाद को करें तो भी वही वैल्यू आएगी। इसी प्रकार जोड़ में भी काम करता है, तो ये सहचर नियम को दर्शाता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि भैया आगे पीछे पलट दें, 2 में 4 जोड़िए चाहे 4 में 2 जोड़िए, वैल्यू तो बराबर ही रहेगी। इसी प्रकार गुणा में भी यही काम करता है कि 2 में 4 गुणा करिए चाहे 4 में 2 गुणा करिए, वैल्यू वही बराबर रहेगी। तो ये क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करता है। इंग्लिश टर्म भी देखते हुए चलिएगा, क्युमुलेटिव लॉ और इसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ। अगला आपका पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने देखे हैं नियम, ये आपके प्राकृतिक संख्याओं के हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या, जो गिनती वाली संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो नंबर जहां पर आप जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। बस इतना सा। प्राकृतिक में केवल 1 2 3 4 वाली संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में जहां जीरो को भी शामिल कर ले वो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं के समूह में शून्य के साथ-साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाती हैं। मतलब पूर्ण में केवल 0 आता है और 1 2 3 यानी रियल नंबर तो रहते ही हैं। इंटीजर में क्या होता है? माइनस की भी संख्याएँ होती हैं, प्लस की भी संख्याएँ होती हैं और 0 भी होता है। एग्ज़ाम्पल से देखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्याएँ, जहाँ पर आपका जेड से इसे दर्शाते हैं। इसमें माइनस की संख्याएँ भी आती हैं, प्लस की भी आती हैं और 0 भी आता है। सम संख्याएँ क्या होती हैं? जो 2 से पूरी तरीके से कट जाएँ। जैसे आपका 2 4 6 8 ये सब क्या है? सब सम संख्याएँ। विषम संख्याएँ क्या होती हैं? वो संख्याएँ जो आपकी 2 से जो है वो पूर्णतः नहीं कटती हैं। जैसे 1 3 5 7 ये क्या है? विषम संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? जो स्वयं से कटें और आपका 1 से कटें। अंतर विषम संख्याओं और अभाज्य संख्याओं में हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 11 है, तो 11 केवल 11 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है और तो किसी में आता नहीं है। इसी प्रकार 15 अगर देखेंगे तो 15 विषम संख्या है, क्योंकि वो 2 से नहीं कटती है। परंतु क्या 15 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 आपकी 3 से भी कटती है, 15 आपकी 15 से भी कटती है। तो अंतर विषम संख्याएँ और अभाज्य संख्याओं में आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं कोष्ठक। 4 प्रकार के कोष्ठक आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला इस छोटा डैश करके देख रहे हैं, इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक। दूसरा आपका है ये वाला, जिसे कहते हैं छोटा कोष्ठक। तीसरा है आपका मंझला कोष्ठक और चौथा है बड़ा कोष्ठक। इंग्लिश नाम भी देखते हुए चलिएगा। तो ये कोष्ठक किस लिए पता होना चाहिए? जब कोई BODMAS पर बेस्ड यानी कि संख्या पद्धति पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको। मतलब नंबर अगर लिखे होंगे, इसमें भी कुछ लिखे होंगे, इसमें भी, तो आपको छोटा कोष्ठक पहले सॉल्व करना होता है, फिर मंझला, फिर बड़ा, इस क्रम से आपको चलना होता है। बस यही क्रम आपको पता होना चाहिए कि पहले कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्ठक। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये इसका एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए सारे प्रकार के ब्रैकेट लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए तो ये है जो सबसे अंदर माइनस जो 18 माइनस 5 लिखा है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है। तो आपको सबसे पहले कहाँ से? यहीं से सॉल्व करना है। 18 में से 5 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने इसी को सॉल्व किया है। बिल्कुल। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे मंझला ब्रैकेट। ये जो ऐसे लहराता हुआ ब्रैकेट होता है ना, ये होता है मंझला ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 16 माइनस 13 बचा था। अब ये दोनों मंझला ब्रैकेट लगे हुए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए 16 में से 13 आपको घटाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 14 प्लस यहाँ से वैल्यू आई 3, तो 14 में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि अब ये आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट आ गया। तो सबसे बड़ा ब्रैकेट में 3 जोड़ने पर 17 आ जाएगा। 18 बाहर था, ये वाला 17, 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पर समझानी थी, समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे कुछ सांकेतिक भाषा को लेकर के। जो ये आपका साइन होता है, ये आपका ग्रेटर देन को दर्शाता है, बड़े को। ये वाला जो है वो छोटे को दर्शाता है। वैसे 2 वैल्यू अगर लिखी हैं जिसकी तरफ आप मुँह क खुला कर देते हैं ना, वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। ये आपका बराबर को दर्शाता है, इसमें बराबर नहीं है को दर्शाता है। ये निरपेक्ष मान या पैरेलल को दर्शाता है। n बताया था मैंने, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। i इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या है, जहाँ पर आपका 0 भी शामिल हो जाता है और माइनस की संख्याएँ भी शामिल हो जाती थीं।
और जो पूर्ण संख्या होता था उसमें केवल जीरो और नंबर रहते थे। परिमेय संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में जिनको लिख सकते हैं, छोटा या बराबर, इसमें छोटे के साइन को भी लगाएंगे, नीचे लाइन खींच देंगे तो छोटा या बराबर को। इसी प्रकार बड़ा या बराबर, आर जो होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, ये समुच्चय को दर्शाता है, ये समुच्चय का सदस्य नहीं है। ये रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय वो होता है जब आप वेन आरेख वाले क्वेश्चन करते हैं वहां देखने को मिलता है। आगे देखेंगे तो समुच्चय का एक उप समुच्चय है, ये आपका एक उचित उप समुच्चय है, ये सम्मिलन को दर्शाता है, यूनियन, और ये वाला इंटरसेक्शन, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। ये वाला कोण को दर्शाता है, ये वाला त्रिभुज को दर्शाता है, ये पैरेलल को समानांतर। देखिए इस पैरेलल वाला और यहाँ पर ऊपर एक और आया था ऐसे दो लाइनें, निरपेक्ष मान वाला, दोनों एक ही जैसे साइन है लिखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये लंब को दर्शाता है, लंब का मतलब पैरेलल, सामने कोई रेखा होती है उससे आप जब कोई लंब डालते हैं तो 90 डिग्री पर बांट देता है। तो ये बेसिक है। अब बढ़ते हैं आगे, भाज्य संख्याएं और अभाज्य। तो भाज्य संख्याओं को कहते हैं कंपोजिट नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी और एक संख्या से अगर कटती हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। 4 अगर देखेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आप कहेंगे 4 सबसे छोटी भाज्य है। क्यों है? 4 से नीचे वाली संख्याएं क्यों नहीं है? क्योंकि 4 है जो कि स्वयं से भी कट रहा है और किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है। किससे? 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो ये 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो वही तो कह रहा था कि जो 1 के अलावा और स्वयं के अलावा कम से कम किसी और संख्या से कटे, तो ये कम से कम 2 से कट तो रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, पर 2 से भी तो कट रहा है। इसीलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी और संख्या से विभाज्य ना हो। यही चीज मैंने ऊपर अभी बताई थी ना, वही आपकी अभाज्य संख्या है। इसमें एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। 2 का 1 और 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कि सबसे, यहाँ पर भी तो ऐसे बनता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्यों है 2? क्योंकि 2 का केवल 1 और 2, इसके अलावा कोई कोई भी संख्या जो कि केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो वो संख्या अभाज्य होती है। तो 2 में यही तो होता है, केवल 2 से कटती है और 1 से कटती है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या आपको पता लगाना है, वो कैसे लगाएंगे? तो कोई संख्या जैसे पूछा गया आपसे कि 241 बताइए कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि 241 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है। उससे ज्यादा आपका होना चाहिए वैल्यू, कम नहीं होना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, जो कि 241 से कम है, इसीलिए ग्रेटर देन का साइन लगा है। तो 16 का स्क्वायर 241 से आपका ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में 16 से आपको जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है वो लिख लेनी है। तो क्या हो जाएंगी? 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये सभी 16 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब आपको ये केवल देखना है कि 241 जो है वो इन में से किसी संख्या से कटता है या नहीं कटता है। अगर कटता होगा तब तो ये 241 आपकी जो है वो भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर विभाज्य नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? 241 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 से 241 को काटेंगे, कभी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा और 11 से भी नहीं कटेगा। तो ऐसे में 241 एक अभाज्य संख्या है। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन स्वयं से करके देखिए कि 341 आपकी एक अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले 341 देखेंगे कि किसके स्क्वायर के सबसे नजदीक है। तो किसके स्क्वायर के नजदीक है? 20 का स्क्वायर 400 होता है, 19 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 361 होता है। तो मैंने क्या कहा? 341 से ज्यादा होना चाहिए उसका स्क्वायर, और ये भी चीज को ध्यान देना है कि जो वैल्यू दे रखी है उसके नजदीक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? 19 का जो स्क्वायर है वो आपका कितना हो जाएगा? तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 361। ठीक। अब 19 का स्क्वायर 361 है, इसके नजदीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको ये देखना है कि 19 के कौन कौन से आपके 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है आपकी, इसके अलावा आपका 3 है, इसके अलावा आपका 5 है, इसके अलावा 7 है। अभाज्य का मतलब समझ रहे हैं ना, जो स्वयं से कटे या एक से कटे। 11 है, 13 है, 17 है और 19 तक जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है? 2, 3, 5, 7 इन जितनी भी संख्याएं आपने निकाली, ये देखना है कि 19 से कटेंगी या नहीं कटेंगी। तो 2 से भी 341 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं और 7 से भी नहीं कटेगा, पर 11 से ये संख्या जो है आपकी कट जाएगी। 341 11 से कट जाएगी। कैसे कटेगी? 11 तिया 33 होता है,
एक उधर जाएगा तो 11 का नम 11, यानी 11 से अगर ये कट रहा है, इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि 341 आपकी एक भाज्य संख्या है। समझ गए आप कि आपको सभी से चेक करने की जगह केवल और केवल उतने नंबर तक ही चेक करना होता है। आप सोचेंगे कि इतना दिमाग क्यों लगाना? आप ये समझिए ना, जैसे 341 है, अब ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कहीं ये संख्या एक 31 से कटती हो, 91 से कटती हो, ये दिमाग में आता है। तो आपको केवल उतने ही नंबर तक चेक करना है जितने स्क्वायर के वो नज़दीक है। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है 11 से कट रही है, 11 से पूर्णतः विभाज्य है, ऐसी कंडीशन में 341 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए होंगे? चलिए, 2 उदाहरण से तो आपको दिमाग में एकदम फिट बैठ गया होगा। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएँ। ये क्या होता है? सहभाज्य संख्याओं की अगर बात करते हैं तो दो प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ना हो नहीं होता है, तो वो कहलाता है सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 9 और 16 सहभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि 9 और 16 में से एक के अलावा कोई भी आपका इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब समझ रहे हैं कि गुणनखंड जब करें तो उसमें कोई कॉमन ना है। अगर आप देखिए 9 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? तो आप इसे कर सकते हैं 3, और आपका एक बार में और जाएगा तो 3 गुणे 3 आ जाएगा। अब अगर आप 16 का करेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे? इसे 2 से काटेंगे। 2 8 जा 16, फिर 8 आएगा तो फिर से 2 से ही काटेंगे, 2 चक्कू 8, फिर से 2 ही आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, और एक बार और 2 आ जाएगा, 2 जा 16। तो आप देख रहे हैं 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, क्या इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं। कहने का मतलब वही है कि जिसमें एक के अलावा कोई नंबर कॉमन ना हो उसके गुणनखंड में, तो वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर जो है वो कहलाते हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, स्थानीय मान। किसी भी दी हुई संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई अंक गुणे 1 हो जाता है। दहाई मतलब 10 से गुणा, सैकड़ा मतलब 100 से। अब संख्या आपको यहाँ पर एक दे रखी है 4 3 6 5, इसमें आपको सभी अंकों का स्थानीय मान जो है वो पूछा गया है। सबसे पहले 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको क्या देखना है कि 4 के बाद कितने नंबर है, उतने जीरो लग जाएंगे। 4 के बाद 1 2 3 जीरो हैं, यानी 4000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 3 का जैसे निकालना है, 3 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 300 हो जाएगा स्थानीय मान। 6 का निकालेंगे तो 1 जीरो लग जाएगा क्योंकि उसके बाद 1 नंबर है। और इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान, कोई नंबर नहीं है उसके बाद, तो 5 का स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और अंक है, परंतु यहाँ पर आपसे जातीय मान पूछा गया है। अंक ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर होता है। क्यों? जातीय मान में क्या होता है कि जो भी नंबर का आपसे पूछा जाता है, वो नंबर ही आपका वो जातीय मान होता है। जैसे 9 का जातीय मान पूछेंगे तो 9 ही हो जाएगा, 5 का तो 5 ही हो जाएगा, 6 का तो 6 ही हो जाएगा, 3 का तो 3 ही हो जाएगा, और 4 का तो 4 ही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम संख्या विभाजन के नियम को लेकर। यहाँ से आपका प्रश्न 110% आना है, पीआरटी में भी और 6 से 8 में भी। तो इनमें जितने भी रूल हैं 2 से लेकर के आपके 12 तक, वो आपके सभी दिमाग में क्लियर होने। 2 से 11 तक बेसिकली देखेंगे। तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि वो संख्या जिसका इकाई का अंक जो होता है उस पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक अंक होगा, तो वो संख्या हमेशा 2 से जो है वो कटेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे 20 है तो 20 के लास्ट में क्या है? 0 है। 22 है लास्ट में 2 है। 24 है लास्ट में 4 है। तो आखिरी में क्या हो? 0 2 4 6 8 इस तरीके से आपको नंबर देखने को मिलेंगे, तो वो 2 से कटेगी संख्या, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो। ऐसा नहीं आपसे 20 पूछा जाएगा, आपसे लिखा होगा 2,50,000 इतना लंबा-लंबा, और आखिरी में लिखा होगा 2 या 6 या 8, तो आप सब पहचान जाएंगे कि वो 2 से कट रही है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा होगा, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब यहाँ पर अंकों का योगफल का क्या मतलब है? जैसे 516 आप यहाँ पर लीजिए, तो 516 में अगर आप लेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस 1 प्लस 6 इस तरीके से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 6 5 11 और 1 12, जोड़ने पर कितना आया? 12 आया। अब 12 को 3 से काटिए तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। अगर इस प्रकार जोड़ने से प्राप्त हुई संख्या भी 3 से कट रही है, तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 3 से कट जाएगी। यहाँ जैसे 516 एक छोटा एग्जाम्पल था, ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर लिखा देखने को आपको मिल सकता है। जैसे 516 के अंकों का योगफल को हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो इसमें तीनों को जोड़िए तो 5 और 1 और 6, तो जोड़ेंगे 6 5 11 1 12, 12 है जो कि 3 से कट रही है, तो 12, और कटने के बावजूद आप कहेंगे कारण जो है वो 3 से, वो 516 भी संख्या जो है वो 3 से कटेगी। अगला देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 4 का विभाज्यता का नियम और
दो का विभाज्यता का नियम एक ही जैसा है। 4 में हम क्या कर रहे थे, केवल इकाई का अंक देख रहे थे कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो भैया 2 से कटेगी। 2 वाले में हम जो देख रहे थे वो केवल इकाई का अंक देख रहे थे। पर जब 4 से विभाज्यता देखेंगे तो उसके इकाई और दहाई दोनों अंकों से बनी संख्या अगर वो 4 से कट रही होगी तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1312 लिखा है तो ये लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। 12 देख लेंगे क्या 4 से कट रहा है, 4 तियां 12 कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 1312 भी 4 से कटेगी। इसी प्रकार एग्जाम्पल से बताया भी गया है कि उपयुक्त सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं क्योंकि इनके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही है। समझ गए? तो 2 में क्या देख रहे थे, इकाई का अंक केवल देख रहे थे। 4 में क्या देख रहे हैं, इकाई दहाई दोनों देख रहे हैं। तो इकाई दहाई दोनों से जो संख्या है वो देखना है 4 से कटेगी या नहीं। अगला देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इकाई का अंक अगर शून्य है या फिर 5 से कट जाए तो दोनों कंडीशन में वो संख्या भी 5 से कट जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका 0 है, ठीक? यहाँ पर देखेंगे 5 है, तो दोनों में से 5 से विभाज्यता में क्या है, लास्ट में अगर 0 हो या फिर आपका 5 के पहाड़े में 5 आता है तो यानी 5 हो। 5 हो या तो 0 हो तो ऐसी कंडीशन में वो आपका 5 से कट जाएगी। अभी आप सोचेंगे कि हम तो ये भी पढ़ के आए थे कि 0 2, 4, 6, 8 हो लास्ट में तो वो 2 से भी कट जाएगी, तो बिल्कुल 20 को अगर आप देखेंगे तो ये 2 से भी कट जाएगी। 5 से चेक करेंगे तो 5 चौको 20, 5 से भी कट जाएगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट वाला नंबर या तो 0 हो या तो 5 हो तो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 5 से कट जाएगी। अब 6 से विभाज्यता का क्या कहता है, अभी हम पढ़ के आए हैं 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता। फिर से रिवाइज कराते हैं कि 2 से विभाज्यता मतलब लास्ट का जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 है, 2 से कटेगी। 3 से विभाज्यता हम पढ़ के आए हैं कि अगर जो टोटल सम है संख्या का वो अगर 3 से कट रहा है तो वो 3 से भी कटेगी। अब 6 आपका 2 और 3 का मल्टीप्लाइड करके ही तो 6 आता है, यानी ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कि 2 और 3 से अगर दोनों से वो संख्या कट रही होगी तो वो संख्या 6 से भी कटेगी और वो सम संख्या होगी। तो जैसे यहाँ पर 312 लिखी है तो 312 में आप क्या देखेंगे, क्या ये 2 से कट रही है, लास्ट में 2 आ रहा है, बिल्कुल 3 से कट रही कि नहीं, तो 3, 4, 5 और 6 जोड़ने पर 6 आ रहा है जो कि आपका 3 से भी कट रहा है, तो मतलब जब दोनों से कट रहा है मतलब 6 से भी ये संख्या कटेगी। इसी प्रकार 7314 को चेक करिए, लास्ट में 4 आ रहा है मतलब 2 से कटेगी। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़िए, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 और 7 तो आपका 15। तो ऐसे में 15 कटता है 3 से, बिल्कुल 3 पचे 15 है, तो ऐसे में ये आपकी संख्या 6 से भी कटेगी क्योंकि 2 और 3 दोनों से कट रही है। अगला विभाज्यता देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाए तो फिर दी हुई संख्या भी 8 से कट जाएगी, ये इसका रूल कहता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे 1024 है, यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या जो होगी वो आपको देखनी होगी कि 8 से कट रही है। 0 है और फिर 24 है, तो 24 तो 8 से कट ही रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 16 लास्ट के 3 डिजिट लेंगे तो 16 भी कट रहा है। यहाँ पर 864 देखेंगे तो ये भी आप देखेंगे कि 8 से पूरी तरीके से कट रहा है। तो ये संख्या पूरी की पूरी भी 8 से कटेगी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो छोटे-छोटे नंबर लिखे हैं, जब आपके पेपर में आता है तो बड़े नंबर लिखे रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर 3 की जगह क्या लिखा होगा, एक्स लिखा होगा। वहाँ पर एक नंबर मिसिंग कर देते हैं। तो ये 8 से विभाज्यता हो गया। आप थोड़ा-सा इस चीज़ को कंपैरिज़न करते हुए याद रखिएगा, जैसे 8 है वैसे ही 4 है। 4 में आप देख रहे थे इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से कट रही हो। 8 में देख रहे हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी, मतलब 8 में लास्ट के 3 डिजिट आ रहे हैं। 4 वाले में क्या था, 2 डिजिट आ रहे थे। अब 9 की बात करते हैं। 9 वाला 3 वाला मिलता-जुलता है। यहाँ पर भी दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे यहाँ पर 2, 4, 3, 0, 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 2 + 4 + 3 + 0 + 9 ये आपका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 कट रहा है क्या 9 से, तो 9 दूनी 18 होता है, मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगी। सेम चीज़ 3 में भी थी, संख्या के अंकों का टोटल अगर कट रहा था आपका 3 से तो वो संख्या 3 से भी कटेगी, सेम चीज़ आपकी 9 में भी है। 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो डिफरेंट है आपका, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखना होता है दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योगफल और सम स्थान के अंकों का योगफल का डिफरेंस अगर 11 से कट रहा है या तो उनका डिफरेंस 0 है तो वो संख्या 11 से कटेगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक संख्या लिखी 909 183, यहाँ पर सम संख्या है और विषम संख्या कौन सी होंगी? जैसे दूसरे नंबर पे 8 आ रहा है, ठीक? फिर चौथे नंबर पे 9 आ रहा है, फिर
छठे नंबर पे 9 आ रहा है, तो ये कौन से नंबर है? ये आपके नंबर हैं सम संख्या वाले, क्योंकि दूसरे पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, छठे पे आ रहा है, तो सम स्थान के जो भी अंक हैं सबसे पहले उनका टोटल करेंगे। तो 8, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? तो विषम संख्या की। तो विषम संख्या में पहले नंबर पे 3 आ रहा है, तीसरे नंबर पर 1 आ रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट होगा भी नहीं लग रहा है, चलिए हम गोला बना देते हैं। तो यहाँ पर गोला बना देते हैं कि पहले नंबर पे 3 आ रहा है, दूसरे नंबर पर आपका 1 आ रहा है, और तीसरे नंबर पे आपका, नहीं, पहले पर 3, फिर उसके बाद तीसरे पर 1 और आपका फिर पांचवें पर 0 आ रहा है। तो ये क्या है? विषम संख्या है। इसी प्रकार आपको क्या देखना होगा कि विषम संख्या के अंकों का टोटल, तो 3, 1 और 0 जोड़ेंगे तो ये टोटल 4 आ जाएगा। पहले 26 आया, फिर 4 आया। अब आपको ये देखना है 26 और 4 का डिफरेंस कितना है। तो 26 और 4 का डिफरेंस आपका 22 है। अब 22 देखना है क्या 11 से कट रहा है। अगर ये 11 से कट रहा हो या फिर इनका डिफरेंस 0 आ जाए तो वो संख्या भी 11 से कटेगी। बस इतना सा रूल है। समझ गए होंगे आप। वैसे आप ये सारी चीजें बहुत पहले कई बार पढ़ चुके हैं, हम केवल आपको यहाँ पर आपको एक हिसाब से रिवाइज करा रहे हैं ताकि सारी पुरानी चीजें आपको याद आ जाए। अब बढ़ते हैं अगला हमारा भाग संक्रिया, डिवीजन और नंबर्स की तरफ। भाज्य जो है, भाजक और भागफल, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनकी बात करते हैं। वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको फ्री में पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा है, तो लाइक के लिए कहना नहीं पड़ता है। लाइक अपने आप सभी को ढेर सारा करना चाहिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे हमें भी। लाइक और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे भाज्य, भाजक, भागफल की तरफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो भाज्य को कहते हैं डिविडेंड, भाजक को कहते हैं डिवीजर, और भागफल को कहते हैं कोशेंट। तो ये आपके इंग्लिश के नाम है। अब जैसे शेषफल क्या होता है? तो ये होता है आपका रिमाइंडर। यहाँ पर देखिए दर्शाया भी गया है, जैसे आप जब भी भाग करते हैं तो अंदर जो वैल्यू लिखते हैं वो आपकी लिखा है कि माना किसी संख्या a को दूसरी संख्या b से भाग दिया जाता है तो भागफल q आता है और शेषफल आपका r आता है। तो भागफल और शेषफल तो सभी को नॉर्मल समझ में आपका आता है। यहाँ पर फॉर्मूला जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के, जो भी पढ़ा है उसी पर मिक्स क्वेश्चन ही होंगे। तो किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई संख्या कह रहा है कि अगर 28 है तो वो संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं संख्या वो x है, ठीक। अब इस संख्या का क्या कह रहा है? एक तिहाई। तो संख्या का एक तिहाई क्या हो जाएगा? x का एक तिहाई मतलब 1/3, और उसका भी एक चौथाई मतलब गुणे 1/4। और किसके बराबर है? तो ये कह रहा है 28 के बराबर है, तो 1/3 गुणे 1/4 गुणे x बराबर 28 हो जाएगा। बेसिक चीज है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 4 और 3 को उधर गुणा कर दीजिए। 28 गुणे 3 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको 336 यहाँ से पता चल जाएगी। अगला देखते हैं कि यदि किसी संख्या का 2/7 भाग 36 दे रखा है। 2 संख्या किसी संख्या का है तो सबसे पहले तो आप x संख्या को मान लेते हैं, इसका 2/7 भाग यानी गुणे 2/7, और किसके बराबर है? तो ये 36 के बराबर है। यही बात लिखी हुई है और यही बात आपको लिखनी है कि उस फिर संख्या का एक तिहाई कितना होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ से सॉल्व करके आप वो संख्या निकालिए, मतलब x की वैल्यू निकालिए। तो सब संख्या क्या मानेंगे? x। उसके बाद x का 2/7 यानी 2/7 गुणे x, और किसके बराबर होगा? 36 के। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 जो है उधर 36 में गुणा हो जाएगा, 2 जो है वो बटे में आ जाएगा, तिर्यक गुणा होता है ना। तो 2 से 36 को काटेंगे और यहाँ पर 7 से गुणा करने पर जो वैल्यू निकल के आएगी x की वो 126 निकल कर आएगी। अब x की वैल्यू आपको क्या पता चल गई? 126 पता चल गई। प्रश्न में क्या कह रहा था कि इसी संख्या का एक तिहाई बताइए। एक तिहाई का मतलब 126 का 1/3 भाग निकाल लीजिए। तो 126 को 3 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 42 बार में जाएगा। तो 42 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला देखते हैं, 5000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूरी तरीके से कट जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पीआरटी लेवल पर भी, 6 से 8 पर भी। अब थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, पेपर के लेवल के क्वेश्चन भी धीरे धीरे इसमें अब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब थोड़े से पहले चीजें समझी जाती हैं, फिर थोड़े से कठिन प्रश्नों पर बढ़ा जाता है। तो 5000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, और ये भी कह रहा है कि जो बची संख्या वो 19 से पूरी तरीके से कट जाए। आप क्या करिए, 19 को 5000 से सबसे पहले डिवाइड करिए। डिवाइड करने से क्या होगा? जो भी शेषफल बचेगा वही वैल्यू एक्स्ट्रा होगी।
इस बात को समझिए। इस चीज को अगर हम एक किसी छोटे नंबर से लेकर के देखें, तो मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि 11 एक नंबर है, तो मैं आपसे कहूँ कि 11 में क्या छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि भैया वो 2 से पूरी तरीके से कट जाए। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि भैया सबसे पहले 2 जो है उससे इस 11 को डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है 2 पंचे 10 होता है। तो ऐसी कंडीशन में शेषफल क्या बचा, 1 बचा। तो जितना शेषफल बचा अगर वही हम इसमें से घटा दें तो वो संख्या फिर पूरी पूरी कट जाएगी। तो अगर हम इसमें से 1 घटा देंगे तो 10 बचेगा। तो 2 पंचे 10 पूरा पूरा कट जाएगा। वही काम यहाँ बड़े स्तर पर किया जा रहा है कि आप सबसे पहले क्या करिए कि इस 5000 जो है उसको 19 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो आप सबसे पहले 19 को कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे। 19 दूना 38, 50 में 38 घटाएंगे 12 बचेगा, जीरो यहाँ उतारेंगे 120 आ जाएगा। 120 आने के बाद आप फिर 19 को कितनी बार में ले जाएंगे, 6 बार में ले जाएंगे तो आपका 114 आएगा। 120 में से 114 घटाएंगे 6 बचेगा और जीरो ऊपर वाला उतार लेंगे। फिर उसके बाद 19 को 60 से ज्यादा ना जाए तो 3 बार में ले जाएंगे तो 19 यहाँ 57 होता है। 57 घटाएंगे इसमें से तो आपका यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी शेषफल में 3। तो जितना भी शेषफल बचा वही तो एक्स्ट्रा वैल्यू है। यानी ये अगर एक्स्ट्रा वैल्यू है, अगर हम इस एक्स्ट्रा वैल्यू को इस 5000 में से घटा दें तो फिर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो फिर पूरी पूरी 19 से कट जाएगी। शेषफल का मतलब ही वही होता है कि उतनी एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो हम क्या करें, इसमें मूल संख्या में से 3 घटा दें तो आपकी फिर 19 से पूरी तरीके से वो कट जाएगी। तो 5000 में 3 घटाएंगे तो 4997 करके आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो बस बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आप फिर कर ही ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 14 कम है। तो किसी संख्या का 2/3 मतलब अगर संख्या x मान ले तो 2/3 मतलब 2/3x, और कह रहा है उस संख्या का 3/4 मतलब 3/4x, और उनसे कह रहा है कि 14 कम है। अब यहाँ पर समझना है कि ये सेंटेंस, ये जो लिखा हुआ है इसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इसको इस चीज से समझिए कि मान लीजिए कि श्याम नाम का कोई लड़का है, ठीक, और एक राम नाम का लड़का है, और मैं आपसे कहूं कि श्याम के पास वही चीज, जैसे किसी संख्या का 2/3 मतलब कि श्याम जो है उस संख्या के 3/4 मतलब राम से अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसके पास 14 कम आम है। कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 14 कम आम है। तो इसको आप कैसे दर्शाएंगे कि अगर इसके पास 14 आम ज्यादा है तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो 14 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा है इसके पास कम है और इन दोनों का डिफरेंस 14 के बराबर है। वही कह रहा था कि इसके पास 14 कम आम है। यही चीज आपको सेंटेंस में भी करनी है। आपको क्या करना है कि उस संख्या का 2/3 मतलब 2/3x, और इसी प्रकार 3/4 मतलब 3/4x, और 14 कम है मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 14 के बराबर है। कैसे घटाया, क्यों घटाया, वो इसलिए एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x/12 आएगा 14 के बराबर। x की वैल्यू 12 गुणे 14 करेंगे तो 12 गुणे 14 168 आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आपका निकल आएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है किसी संख्या को उसके वर्गों में से घटाने पर 72 आपका प्राप्त होता है। वर्गों का मतलब समझ रहे हैं कि कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, ठीक, और इसका वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। अब ये कह रहा है कि कोई संख्या है और उसके वर्ग में से अगर उसे घटाते हैं तो वो संख्या आपकी जो प्राप्त हो रही है वो 72 हमें मिल रही है। ये चीज यहाँ पर कह रहा है। तो वो संख्या कौन सी है वो बताइए। तो 72 का मतलब है कि ये संख्या बड़ी होगी। 72 किसके पहाड़े के आसपास आता है, 8 9 के आसपास आता है। 8 9 जा 72। तो या तो आप सीधे सीधे 8 और 9 को देख लीजिए कि अगर आप संख्या 9 और 8 लेके देखेंगे तो 9 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 81 होगा। और 8 इसमें से घटाएंगे क्योंकि कह रहा है ना स्क्वायर में से ही आपका नंबर, वही नंबर को घटाएंगे मतलब 9 को ही घटाएंगे। तो 81 में से 9 घटाएंगे 72 आ जाएगा। मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या आपकी 9 हो जाएगी। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर आप इस चीज को x से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे एक संख्या को हम x मान लेते हैं और एक को हम x स्क्वायर मान लेते हैं। अब जो संख्या एक्स स्क्वायर है और जो x है इसी का डिफरेंस 72 आपको दे रखा है। एक्स स्क्वायर मतलब उसी संख्या का वर्ग और x मतलब वही संख्या। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों में आप x कॉमन ले सकते हैं। x अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक में तो इसमें केवल x बचेगा और माइनस वाला 1 बचेगा, और ये 72 के जो है वो बराबर हो जाएगा। अब ये 72 के बराबर हो गया मतलब
x और x माइनस वन अगर 72 के बराबर है, मतलब एक संख्या और एक संख्या उससे कम 72 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है एक संख्या आपकी 9 होगी और 9 में से एक संख्या कम करेंगे तभी वो 8 आएगी, और 8 और 9 का गुणा ही 72 के बराबर होता है, मतलब x की वैल्यू यहाँ से 9 आपको प्राप्त हो जाएगी। ये चीज समझ में आई ना, x x माइनस वन। आपको यहाँ पर वो वैल्यू लेनी थी कि एक संख्या और उससे एक कम संख्या, उन दोनों का गुणनफल 72 के बराबर होना चाहिए, तो 9 और 8 ही होता है, और x की वैल्यू पूछी गई थी तो 9 आ जाएगा। अगला, इसी संख्या के 2/3 का 3/4 32 है। 2/3 तो ये आसान सा क्वेश्चन है, मतलब संख्या मान लीजिए x, उसका 2/3 मतलब 2/3 और उसी का 3/4 मतलब 3/4, और किसके बराबर, 32 के बराबर है, तो x को सॉल्व कर लेंगे, आंसर यहाँ पर 64 जो है वो निकल करके आ जाएगा, तो इसमें कुछ भी करना नहीं था। अगला देखते हैं, किसी संख्या का 3/7 भाग का 2/3 का 4/5 भाग 48 है। तो कोई संख्या मान लेते हैं x, इसका 3/7 यानी गुणे 3/7, उसका 2/3 मतलब गुणे 2/3, उसका 4/5 यानी गुणे 4/5, किसके बराबर है, 48 के बराबर है। पूछा क्या है, इस संख्या का 30% क्या होगा, तो इसी सभी को आपको सॉल्व करना है, और यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 210 आएगी। ये केवल गुणा करना है, काटना इधर तिर्यक गुणा करके वैल्यू निकालेंगे तो 210 आएगा। अब ये कह रहा था कि ये जो संख्या आई है इसी का 30% बताइए, तो 210 का 30% निकाल लीजिए। 210 का 30% कितना होगा, 210 गुणे 30/100। इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आंसर यहाँ से 63 आपको जो है वो मिल जाएगा। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर फॉर्मूले बेस्ड अब क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर आपका प्रश्न है कि एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर ऐसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन बाई सिक्स के बराबर है, तो एक स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस पांच स्क्वायर प्लस ऐसे डैश 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 19 किसके बराबर होगा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको संख्याएं वर्गों में ऐसे दे रखी हो, तो इसका ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं एन एन प्लस वन एन प्लस टू बाई सिक्स करके होता है। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, पर आप देखिए फॉर्मूला, तो n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन आप जो है वो कर ले जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है, इसमें आपको देखना क्या है कि यहाँ पर n क्या है। n अगर आप देखिए तो ये जो वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 19 तक, यही आपका n है। तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ तक दे रखी है वैल्यू, 19 तक दे रखी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 19 हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर आप 19 की वैल्यू रखेंगे तो n की जगह 19 हो जाएगा, ठीक। और n प्लस वन है यानी एक जोड़ेंगे यानी 20 हो जाएगा, और इसी प्रकार n प्लस टू है यानी कि दो जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और बटे में आपका 6 ऑलरेडी है। तो आप इस तरीके से जब रखेंगे इसमें वैल्यू, तो आपका 19 गुणे 20 गुणे 21 और बटे में आपका 6, इस तरीके से आपका आएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1330 के बराबर हो जाएगा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि n की विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपका क्यूब दे रखा हो, स्क्वायर ना दे रखा हो, तब क्या फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो एक क्यूब प्लस दो क्यूब प्लस ऐसे करके 10 क्यूब तक 3025 के बराबर दे रखा है। तो कह रहा है दो क्यूब, चार क्यूब, छह क्यूब प्लस ऐसे डैट 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 करके 20 क्यूब तक वैल्यू पूछी गई है। मतलब सारी संख्याओं का दे रखा है, पर पूछा सम सम संख्याओं के क्यूब का 20 तक है और वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमन आ जाएगा। अगर आप देखिए एक क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी, 3025, तो हमने सबसे पहले वो लिख ली। उसके बाद आप दो क्यूब, चार क्यूब, छह क्यूब, 20 क्यूब तक जो वैल्यू दे रखी है यहाँ वाली, इस वैल्यू को अगर आप देखिए दे रखी है प्रश्न में, तो अगर इसी दो क्यूब, चार क्यूब, छह क्यूब में आप कॉमन लें दो क्यूब को, तो सब में से दो क्यूब दो क्यूब बाहर निकालेंगे तो वही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर आप यहाँ पर दो क्यूब को कॉमन लेते हैं इस वाले नंबर से, तो दो क्यूब सबसे पहले वाले में लेंगे तो केवल एक क्यूब बचेगा, चार क्यूब में से दो क्यूब कॉमन लेंगे तो दो क्यूब बचेगा, छह क्यूब में से दो क्यूब कॉमन लेंगे तो दो तिया छह होता है यानी तीन क्यूब बचेगा। ऐसे ही आपका 20 क्यूब में से आपका दो क्यूब कॉमन लेंगे तो दो दहाम 20 होता है, तो 20 10 क्यूब बचेगा। तो कॉमन लेने के बाद देखिए वही वैल्यू आ गई जो कि आपके प्रश्न में ऑलरेडी 3025 के बराबर दे रखी थी। अब ये वैल्यू तो प्रश्न में 3025 ऑलरेडी दे रखी है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर दो क्यूब को सॉल्व करेंगे तो 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा, और जो 3025 वैल्यू है उसको वहां पर रख दीजिए क्योंकि प्रश्न में दे ही रखी है। तो यहाँ पर 3025 रखेंगे तो 8 गुणे 3025 24,200 आपका यहाँ पर आंसर
आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको ये देखना होता है कि कैसे जो प्रश्न में दी गई वैल्यू है उसको ही आपको बनाना है। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा अगला इसी में ही टॉपिक है इकाई का अंक और शेषफल प्रमेय। तो वो अंक जो इकाई के स्थान पर आपका आता है इकाई का अंक कहलाता है। जैसे 4, 3, 2, 5, 6 में इकाई क्या है आपका, तो 6 इकाई है, 5 दहाई है, 2 सैकड़ा है, 3 हजार है और 4 जो है आपका 10,000 है। इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए संख्याओं के योग को घटाना, गुणा भाग में इकाई का अंक ज्ञात करना या घातीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, ये सब तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपसे अगर पूछा जाए कि योग में आप बताइए, घटाना में बताइए, गुणा करने में बताइए या भाग में बताइए। इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कैसे इकाई का अंक निकालेंगे, तो सीधे-सीधे उन वैल्यू को ही सीधे योग या गुणा, घटाया, गुणा या भाग कर देते हैं। जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखिए, तो 4, 3, 2, 8, 2 और 4, 6, 7, 8 में इकाई के अंक को लेकर के पूछा गया। बीच में क्या लगा है? प्लस का साइन लगा है। तो आपको क्या करना है? इकाई के अंक को उठाना है, इधर के 2, इधर का 1, सीधे-सीधे जोड़ दीजिए। 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी अगर जोड़ करके पूछा है तो इकाई का अंक निकालने के लिए भी सीधे-सीधे जोड़ देंगे। इसी प्रकार इकाई का अंक अगला भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर आप देखेंगे 9 है और यहाँ भी जोड़ पूछा है तो 2 और 9 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 11। पर हमें केवल इकाई अंक चाहिए, तो 1 और 1 में इकाई का अंक क्या आएगा? तो आपका 11 में 1 आपका इकाई का अंक आएगा। इस बात को समझिएगा, इकाई का अंक जोड़ने से मतलब समझ रहे क्या है? कि अगर कोई नंबर ऊपर-नीचे रखकर आप जोड़ रहे हैं, रखिए इसको एक लिख कर आपको बता देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 25 और 25, ऐसे करके आपसे कहा जाए कि भैया जोड़ के बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप इकाई के अंक को ही तो जोड़ते हैं, तो 5 और 5 जोड़ेंगे 10 जोड़ते हैं तो 0 आएगा। तो हमें तो केवल इकाई से नंबर है ना, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। वही काम यहाँ किया गया, कुछ नया नहीं है। अब बात करते हैं घटाने में इकाई का अंक। तो घटाने में भी इकाई के अंक घटाने के लिए आपको केवल इकाई के अंक को ही घटाना है। तो इकाई का अंक यहाँ 8 है, यहाँ पर 4 है, तो 8 और 4 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा। मतलब घटाने में भी आपको इकाई का अंक इस प्रकार से घटा लेना है। इसके बाद एक और इकाई के अंक घटाने का देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे वही वैल्यू है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 8 है, यहाँ पर 9 है। अब ध्यान ये दीजिए, यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप घटाएँगे यहाँ पर, तो 8 जो आपकी वैल्यू दे रखी है वो, और यहाँ पर 9 दे रखी है, तो 8 और 9 में 9 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, आप लेते हैं हासिल। हासिल लेंगे तो यहाँ पर क्या 8 का हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ 18 लिखी है और 9 में से आप इसे घटाएँगे, तो 18 में से 9 घटाएँगे तो आपका 9 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंक घटाने को लेकर के जब भी आएगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये दूसरा वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो आपको इतना काम करना है कि केवल और केवल बस आपको यहाँ पर इतनी बात को ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर ये भी लिखा है कि 8, 9 जैसे दहाई के अंक से 8 को 18 में परिवर्तित जो है वो कर देते हैं। अब बात करते हैं गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको केवल इकाई का अंक को ही आपस में गुणा करना है। जैसे 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 4 6 जा क्या होता है? तो आप कहेंगे 24 होता है। 24 में इकाई का अंक क्या आया? 4 आया। तो अब हमें पूरे 24 से नहीं 38 को गुणा करना है, केवल 4 लेना है यहाँ से और 38 का 8 लेना है। तो 4 गुणे 8 फिर से करेंगे तो 4 8 जा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से केवल 32 का 2 ही लेना है, आपको पूरा 32 से नहीं गुणा करना है। 2 लिया आखिरी वाला और 47 का 7 लिया, तो 7 दूनी कितना होगा? तो 14 होगा। यानी इकाई का अंक यहाँ से क्या निकल कर के आया? 4 निकल कर के आया। तो आपको गुणा करते समय अगला वाला जो नंबर है उसमें गुणा करने से पहले केवल इकाई का अंक ही लेना है। रूल रेगुलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे सबसे पहला रूल कह रहा है कि अगर गुणा वाले प्रश्न में दी गई संख्याओं में कोई भी संख्या का इकाई का अंक शून्य आ जाता है, तो फिर प्रश्न का इकाई का अंक शून्य ही होगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि लास्ट में आपका आप 5 से गुणा करें और 10 गुणा करें, फिर आप कहेंगे 15 गुणा करें, फिर आप कहें कि 10 से गुणा करें, फिर कहें 5 से, फिर कहें 9 से, फिर कहेंगे 25,000 से, ऐसे करके कुछ भी कितनी लंबा लिखा हो। पर अगर एक बार जीरो लास्ट में आ गया, ठीक? अब 5 को 0 से गुणा करेंगे तो फिर बाकी लास्ट में इकाई से कितना भी गुणा कर लें, 0 हमेशा 0 ही रहेगा। वही बात यहाँ पर की गई है कि इकाई का अंक अगर एक बार शून्य आ गया, तो फिर आगे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न का इकाई का अंक फिर शून्य ही हो जाएगा। समझ गए होंगे कि क्या कहने का मतलब है। यदि गुणा करने वाले संक्रिया में एक संख्या का इकाई का अंक सम अथवा या तथा अन्य कोई संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तो पूरी गुणनफल संक्रिया में इकाई का अंक शून्य होगा। कहने का मतलब समझिए कि इकाई का अंक अगर 5 आ जाता है और इसी संख्या को लेकर के कहा गया कि उसमें एक संख्या का इकाई अंक सम हो जाता है।
अब आपको पता है कि किसी सम संख्या से गुणा करने पर 5 को 0 आ जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो इक्का जो गुणनफल संक्रिया है उसमें इकाई का अंक शून्य ही हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाऊँ कि एक कोई सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 एक सम संख्या हमने ले ली और इकाई का अंक 5 है, तो गुणा लिखा है कि 25, 5, 0, 0 क कोई भी नंबर लिखा है, लास्ट में बस 5 है। अब 5 को अगर एक बार आप सम से गुणा कर दें, तो 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है। एक बार लास्ट में 0 आ गया, मतलब यही है कि अब फिर 0 ही वो संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अगला भाग वाले जो प्रश्न होते हैं, उनमें इकाई का अंक तभी संभव होगा जब शेषफल आपका नहीं हो। तो भाग वाले अभी आपको बताएँगे। शेषफल ज्ञात करने को लेकर के साधारण प्रश्नों में शेषफल आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस संख्या का पद जो होता है, वो घातों में होता है और इसे हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पद का विस्तार करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि पदों को हल करने के लिए आपको द्विपद प्रमेय का जो है वो यूज़ करना पड़ता है। द्विपद प्रमेय क्या होता है? जैसे a + x की पावर n लिखा है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा इन्होंने बड़े तरीके से समझाया, आप ऐसे बेसिक समझिए। जैसे क्वेश्चन लिखा है 13 की घात 171 + 5 को 12 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है? तो सबसे पहले तो आप इस 12 से इस 13 को भाग देंगे, तो कितना बचेगा? 1 शेषफल बच रहा है और यहाँ पर 13 वैल्यू ज़्यादा है यानी कि प्लस का बच रहा है। तो यहाँ पर 1 की पावर 171 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 1 की पावर 171 और 5 ये बचेगा। 1 की पावर कितनी भी लगा लीजिए, 1 ही रहेगा तो 1 बचेगा और 5 आपका रहेगा। 5 और 1 6 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो शेषफल का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इस 6 से संदर्भ में यही तो पूछा गया था कि भैया बताइए शेषफल क्या बचेगा? तो आप कहेंगे शेषफल 6 बचेगा। इसी के बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, वैसे तो अभी हम आपको बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। अगला है घातांकी संख्या में अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो। वैसे घात पावर a की पावर b दे रखी है और इसी का एग्जांपल 2 की घात 5 के तौर पर दिया गया है। तो जो 2 यहाँ पर है वो क्या है? इसका आधार है, बेस है और इसकी घात 5 इस तरीके से दे रखी है। इसमें इकाई का अंक की बात करते हैं। तो घातांक इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 3 नियम हैं। कौन-कौन से हैं? कि अगर घातांक के आधार पर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो घातांक की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। क्योंकि 0 को कितनी बार भी गुणा कर लीजिए घातांक के आधार पर तो वो 0 ही रहेगा। 1 को देखिए 1 गुणे 1 गुणे 1 घातांक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि घातांक का जो आधार है, आधार मतलब समझ रहे हैं? 2 ये आधार है। इस आधार पर अगर आपको देखने को मिल रहा है 1 तो 1 की पावर 5 हो चाहे 1000 हो, वो तो हमेशा 1 ही रहेगी। इसी प्रकार 5 की भी पावर 5 लगी हो तो लास्ट में गुणा करने पर तो 5 ही आएगा, इकाई अंक तो 5 ही रहेगा। इसी प्रकार 6 तो 0, 1, 5, 6 में अगर कभी भी देखने को मिले तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल भी देखिए दिया गया है कि जैसे 796 की पावर 977 दे रखा है, इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा जाए, तो आप लास्ट का नंबर देखिए 6 लिखा हुआ है। अब इस 6 पर आप देखिए तो पावर में कितना भी हो, लास्ट में 6 है तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा, फिर 36 को 6 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। यानी अगर 6 लास्ट में आ गया तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, गुणा करने की आगे आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार 5 अगर आ गया तो कितनी भी पावर हो, कितने भी नंबर हो, 5 ही रहेगा। इसी प्रकार 0 है तो वो 0 ही रहेगा। इसी प्रकार 1 है, कितना भी नंबर हो, कितनी भी पावर हो तो वो 1 ही रहेगा। ये 4 ऐसे डिजिट आपको देखने को मिलते हैं। ये हो गया नियम नंबर 1। हाइलाइट इसको हम थोड़ा-सा दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि थोड़ा-सा आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। ये नियम नंबर 1। अब ये आपका दूसरा नियम नंबर 2। इसमें क्या कहता है? ये कहता है कि यदि आधार का इकाई 4 हो या 9 हो, उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे 0, 1, 5, 6 हो तो वही रहेगा। और अगर 4 या 9 हो तो आधार 4 और घात सम हो, तो इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा। और अगर आधार 4 और घात आपकी विषम लगी हो तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए 754 की पावर क्या है? 128 है। तो इसमें आधार 4 है, पर जो घातांक है वो सम है कि विषम है? 128 क्या है? तो आप कहेंगे सम संख्या है। सम संख्या है अगर घातांक में तो वो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। इसमें आप ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं और रटने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर 4 में ही देख लीजिए, 4 को एक बार 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 जा क्या होता है? 16 होता है। एक बार जहाँ 6 आ गया तो फिर तो 6 ही रहता है ना हमेशा, यही तो अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ऐसे भी तो याद रख सकते हैं अगर रटना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार विषम संख्या का भी देख लीजिए कि अगर आधार 4 ही रहे पर घातांक में विषम हो जाए, तो उसका एग्जाम्पल जैसे 964 है, आधार में आपका 4 है और घातांक में कितना है? 316 है। तो 316 क्या है? एक विषम संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर याद करने में कठिनाई हो तो 3 बार 4 को लिख लीजिए।
तो क्योंकि विषम संख्या मतलब 3 हो सकता है, तो 4, तो 4 गुणे 4 64 और फिर 4 से गुणा करेंगे तो लास्ट में आ तो 4 ही रहा है ना, ऐसे 4 निकाल सकते हैं। विषम संख्या 1 भी होती है, अगर 1 भी रखेंगे तो 4 ही तो रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि 4 आएगा जब विषम संख्या घातांक में हो। इसी प्रकार 4 की पावर 172 है, तो 172 क्या है? सम संख्या है, मतलब 6 आ जाएगा। ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब अगला रूल क्या कहता है कि यदि आधार का इकाई 9 हो, तब आधार अगर 9 हो और घात सम हो, तो इकाईकांक 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 729 की पावर 444 है, तो 9 आधार है और घातांक क्या है? एक सम संख्या है, 444 एक सम संख्या है। तो इकाईकांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये रटने की आवश्यकता नहीं है, ये निकालने की आवश्यकता है। जैसे अगर 9 है और इकाईकांक सम का मतलब है कि ज़ाहिर-सी बात है 2 बार वो नंबर आएगा। 2 ही तो एक सम संख्या होती है, यानी 9 की घात 2 लगा दीजिए, तो 9 गुणा करेंगे 81 आएगा, लास्ट में क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है, मतलब इकाईकांक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका यही 9 के घातांक में विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब 3, 3 विषम संख्या है, यानी 9 गुणे 9 गुणे 9, यही तो कह रहा है। 9 9 जा 81 और 81 इंटू 9 अगर आप करेंगे, देखिए 81 और इंटू 9, तो बेस यहाँ इकाई में क्या आएगा? 9 1 जा 9, 9 ही तो आया, यानी आपका तब इकाईकांक 9 आ जाएगा। तो यही मैंने कहा, रटने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पॉइंट लिखा है उसमें आप एक छोटा सा नंबर मान के खुद कर लीजिए। रटने वाला केवल वो नियम नंबर 1 था। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि आधार का इकाई जो है 2 है, 3 है, 7 है या 8वां आठ है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 2 स्टेप हम अपनाते हैं। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि घात को आप 4 से भाग दें और शेषफल आप ज्ञात कर लेंगे। अगर ये 4 नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं आधार में, 2, 3, 7 या 8 देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी घातांक लगी होती है, जैसे एग्जाम्पल भी देखते चलिए। जैसे ये आपका 1 सेकंड यहाँ पर हम नियम नंबर 3 को हाइलाइट कर देते हैं ताकि आपको अंतर समझ में आता रहे। तो अगर हम यहाँ पर 927 की पावर 54 देखें, लास्ट में 7 है, तो ऐसे में इकाई का अंक निकालना होगा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले जितनी भी घातांक दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो जो 54 दे रखा है घातांक में, इसको हम क्या करेंगे? 4 से जो है वो डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का मतलब है कितनी बार में जाएगा? 4 एकम 4, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा और 4 और उतारेंगे और फिर कितना जाएगा? 4 तियां 12 जाएगा, यानी 2 शेषफल आपका यहाँ पर जो है वो बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 2 शेषफल बच रहा है। जितना भी शेषफल बचता है, उसी शेषफल को फिर हम इकाई का जो आधार है उस पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर आधार क्या था? 7 था। शेषफल कितना बचा? 2, तो यही 7 का स्क्वायर बचेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 में लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो 9 इकाई का अंक आपका यहाँ से हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से देखिए, 3 5 6 7 की पावर 9 5। यहाँ पर भी सबसे पहले हम 95 जो दे रखा है ना, इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3 शेषफल बचेगा लास्ट में। तो जितना भी शेषफल बचे 4 से डिवाइड करने पर, उतने ही शेषफल को इस 7 की पावर में लगा देंगे। मतलब पहले 7 की पावर 95 था, अब कितना बच जाएगा? 7 की घात केवल 3 बच जाएगा। 7 की घात 3, 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 होता है। तो आपको 49 जब आएगा, फिर 49 को 7 से नहीं गुणा करना है, आपको केवल इकाई नंबर से मतलब है। तो फिर 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 जा 63, इकाई का अंक 3 यहाँ से आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगर कोई चीज ना समझ में आए कमेंट में पूछ लीजिएगा। और नोट के तौर पर यह भी याद रखिए, यदि घात को 4 से आप भाग दें और शेषफल आपका कुछ बचे ही ना, तब क्या होगा? तो फिर 4 को ही हम घात के रूप में मान लेंगे। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखिए, 7 5 2 8 की पावर 592 लिखा है। ऐसे में आप देखिए 8 की पावर 592 है, अगर आप 592 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। शेषफल 0 बचने का मतलब है फिर 8 की पावर आप पूरी पूरी 4 ले लेंगे। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 ले लेंगे। तो आप 8 की पावर 4 करेंगे तो 8 8 जा 64, लास्ट का लेंगे 4, 4 8 जा 32, लास्ट का लेंगे 2, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16, आखिरी में 6 बचा, मतलब 6 आपका इकाई का अंक हो जाएगा। इसी प्रकार अगला भी नंबर यहाँ दिया गया है 926 की पावर 555। इसमें भी इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक साथ 3-3 नंबर गुणा करके दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको अलग-अलग निकाल लेना है। मतलब सबसे पहले 555 को 4 से डिवाइड करिए। करेंगे कि नहीं? आप कहेंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है? 6 है। हमने बताया 4 ऐसे नंबर, कौन-सा? 0, 1 और आपका 5 और आपका 6, ये 4 नंबर कहीं भी दिखें आपको आधार में, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है,
आपका जो घातांक होगा या इकाई का जो अंक होगा वो वही रहेगा। मतलब 6 पे कितनी भी 555 चढ़ाई, इसको 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 6 आपका आ जाएगा इकाई का अंक। 9 है तो यहाँ पर आप 9 की पावर 333 लगाए, इसमें आप करिए 4 से डिवाइड, उसके बाद शेषफल जो बचे वो आप यहाँ पर लगाइए। तो सेम चीज आपको फिर यहाँ पर 222, 8 की पावर 222 लगा, इसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुणे 9 गुणे 4 आएगा, गुणा करेंगे तो 54 आएगा, और 54 को 4 से गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि 6 9 जा 54 पहले किया गया है। 54 का 4 लेंगे, फिर अगले वाले 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 जा 16, और 16 में लास्ट में इकाई का अंक क्या है तो 6 है। तो इस प्रकार से 6 इकाई अंक आ जाएगा। लास्ट आपका पॉइंट रह गया है इस वीडियो का, और ये फिर हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन भी साथ में हमने बहुत देखे हैं, परंतु हम आपको पूर्व के वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अलग से जरूर कराएंगे, क्योंकि तभी आपकी समझ बैठेगी कैसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो घातांक में आज नहीं कराएंगे, आगे कराएंगे। हम वीडियो चाह नहीं रहे बहुत ज्यादा बड़ा हो, लगभग वैसे भी 1 घंटा होने वाला है। तो घातांक में जोड़ने और घटाने में इकाई अंक अब आपको ज्ञात करना होगा। तो मैंने बताया था जोड़ने घटाने के लिए कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक सीधे सीधे ले लेना था। पर जब घातांक में आ जाएगा तब, तो जैसे 6 का आपको निकालना है तो 6 का तो 6 ही रहेगा, 9 का निकालना है तो यहाँ पर आप निकालेंगे वही 283 को डिवाइड करके, और इसी प्रकार इसका भी इकाई अंक घातांक में निकाल लेंगे। तो तीनों का सबसे पहले हमने इकाई अंक निकाल लिया, अब इन तीनों को बाद में जोड़ेंगे। फिर जोड़ने पर 24 आया तो 24 का जो इकाई अंक होगा 4, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपका घातांक में जोड़ना या घटाना होगा तो आप पहले निकाल लेंगे इकाई का अंक, फिर उनको सीधे सीधे जोड़ लेंगे। समझ गए होंगे। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि पीडीएफ आपको चाहिए तो एक छोटा सा लक्ष्य रख रहे हैं, 250 लाइक काफ़ी होंगे। आप इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहते हैं तो जल्दी से 250 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ 250 लाइक कंप्लीट होते ही टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। लाइक का लक्ष्य एक छोटा सा इसलिए रख देते हैं ताकि जितनी ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, छोटी-सी मेहनत आप भी करते हुए वीडियो को प्रोत्साहन जो है वो देते रहें। ये प्रश्न आपके लिए है जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, सभी लोग कीजिएगा, क्योंकि पढ़े हैं कितना वो मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन कितना सॉल्व कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। तो गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 1 होगा, इस तरीके के प्रश्न आपको आने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा, और आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम आपको करा देंगे। बस मेन बात ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैथ में इंटरेस्ट दिखाएँगे, तभी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बिना मतलब की मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।